नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं। पाठ हमारी कक्षा 6 का है, विषय है भूगोल, पाठ का नंबर है 5 और पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो बच्चों, आप ये चित्र देखिए जो मैंने बनाया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। आपको बादल दिख रहे हैं, आपको पक्षी दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे वायुमंडल लिखा हुआ दिख रहा है। ये हमारा वायुमंडल है। अगर साधारण शब्दों में कहूँगी मैं तो पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है। अलग अलग गैसों से बनी हुई ये वायु हैं, तो इसे हम वायुमंडल कहेंगे। दूसरा आप चित्र में देखो, यहाँ स्थल मंडल लिखा हुआ है। यहाँ आपको पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ आपको मैदान दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी जो ज़मीन है हमारी, इसे हम कहते हैं स्थल मंडल। तीसरा मंडल है हमारा जल मंडल। जल मंडल में आप देख रहे हो नदी निकल रही है पहाड़ों से। ये पूरा पानी बादलों से जो वर्षा हो रही है, जो पानी है इन नदियों में जा रहा है। ये तालाब, यहाँ पर भी जल मंडल है। तो हमारे तालाब, हमारे नदियाँ, हमारे झरने, ये सब जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं परिमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, एक चौथा परिमंडल है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो आपको ऐसे कोई बता सकता है बच्चों? उसका नाम है जैव मंडल या जीव मंडल। जहाँ ये सब तीनों मंडल मिलते हैं उसको कहते हैं हम जीव मंडल या जैव मंडल। आइए बच्चों, आज का पाठ इन सब की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इन्हीं शब्दों से हुई है।
जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि लोग इतने ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़े हैं, जिसे हम सबसे ऊंचा शिखर विश्व का मानते हैं। तो बच्चों, आओ हम अब अपने एक एक महाद्वीप की जानकारी आपको दें। तो बच्चों, फिर से आप लोग मानचित्र 5.1 देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर 7 प्रमुख महाद्वीप दिख रहे हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। ये महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में देखें। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। इसी से बना हमारा यूरेशिया। अगला महाद्वीप है हमारा यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति को पता करें। अगला है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। चित्र 5.1 में देखें बच्चों। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अगला महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंतिम महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये बहुत बड़ा महाद्वीप है बच्चों। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है।
बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र हैं यहाँ। इनका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो आओ बच्चों, अब हम आगे बढ़े और अपने जलमंडल के बारे में जानकारी लें। बच्चों, इस चित्र को देखो। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ये एक वृत्तारेख है। इसमें आपको महासागर और अलवण जल का प्रतिशत दिख रहा है। हमारे पृथ्वी में पानी कितना ज़्यादा है आप देख सकते हो, मानचित्र कितना नीला है। तो पानी हमारा जो है महासागरों में सबसे अधिक पाया जाता है, 97.5%। और हमारे यहाँ पर अलवण जल क्या होता है बच्चों? जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती, जिससे हम कह सकते हैं पीने वाला पानी या मीठा पानी। तो बच्चों, ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, सिर्फ 2.5%। जबकि महासागर का जो पानी होता है, आप सबको पता है, वो लवण वाला होता है, उसमें नमक होता है, उसे आप पी नहीं सकते। तो ये हमारे पास ज़्यादा है। तो बच्चों, आप देखते हो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं लाया जाता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वृत्त आरेख में अलवण जल 2.5% दर्शाया हुआ है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आओ बच्चों, मैं आपको अब महासागरों के बारे में बताऊं, पर महासागरों के बारे में बताने से पहले आपको एक चित्र दिखाऊं, जिसमें आप महाद्वीपों के आकार की तुलना कर सकते हो। चित्र 5.3 देखो बच्चों। इसमें आपने क्या करना है बच्चों? वर्गों को गिनना है। ये जो आपको डब्बे दिख रहे हैं, इनको गिनोगे आप। फिर आपको पता चलेगा कि किस वाले महाद्वीप का आकार बड़ा है और किसका छोटा। वैसे तो हमने आपको जानकारी दे दी है कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, जैसे कि एशिया, और कौन सा सबसे छोटा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। पर आप इन वर्गों को अगर गिनेंगे तो आपको इनकी तुलना करना आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए, वर्गों में गिनेंगे तो आपको पता चलेगा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला देखो क्या प्रश्न है, कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो आप देख सकते हो, अगर इन वर्गों को आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया छोटा है, क्योंकि यूरोप के जो वर्ग हैं वो हैं 10, ऑस्ट्रेलिया के 8 वर्ग हैं। तो बच्चों, आओ अब मैं आपको महासागरों की जानकारी दूं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। आप फिर से चित्र 5.1 को देखें। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े महासागर की, प्रशांत महासागर की। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मैंने आपको उसकी गहराई बताई थी बच्चों, 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। बच्चों, अब हमारा अगला महासागर अटलांटिक महासागर, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है।
जल संधि है। यहीं पर हमारे प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर दोनों मिलते हैं। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो बच्चों, जलमंडल, स्थलमंडल हमारे 2 मंडल हो गए। अब हमारा तीसरा मंडल है वायुमंडल। बच्चों, आप इसके लिए चित्र 5.4 देखें। बच्चों, आपको क्या दिख रहा है इस चित्र में? आपको सबसे नीचे कुछ घर दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं और पेड़ पौधे दिख रहे हैं, है ना? उसके बाद आपको उसके ऊपर क्या दिख रहा है बच्चों? एक पैराशूट दिख रहा है, हवाई जहाज दिख रहा है और उस पे लिखा है क्षोभ मंडल। तो ये हमारे वायुमंडल की पहली परत है। उसके ऊपर आपको दिख रहा है अगला मंडल, आपको समताप मंडल दिख रहा है। बच्चों, यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, ये उससे बिल्कुल मुक्त होता है। यहाँ इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। अगला मंडल हमारा मध्य मंडल है। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। उसके बाद है आयन मंडल और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है चित्र में। और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। यहाँ पे आपको कुछ उपग्रह दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र को ध्यान से देख लिया बच्चों। अब मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। इन हानिकारक किरणों का नाम क्या है बच्चों? आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इनका नाम है पराबैंगनी किरणें, जिसे अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहा जाता है। तो बच्चों, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। आपने चित्र में देखा था, पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी परत समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं बहिर्मंडल। तो बच्चों, आओ मैं आपको आगे बताऊं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। आओ बच्चों, अब हम अपना चौथा मंडल देखें, जिसे जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वे भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है।
उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको सभी मंडल समझ आ गए होंगे। आइए प्रश्न उत्तर करें। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? विकल्प हैं जल, बर्फ, जलवाष्प या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? पहला विकल्प क्षोभ मंडल और समताप मंडल, दूसरा समताप मंडल और आयन मंडल, तीसरा बहिर्मंडल और आयन मंडल, और अंतिम इनमें से कोई नहीं। उत्तर है समताप मंडल और आयन मंडल। अगला प्रश्न, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? विकल्प है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर। सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न बच्चों, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? विकल्प हैं पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास। सही उत्तर है पनामा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस पाठ में हमने जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के साथ साथ हमारे महाद्वीप और महासागरों का ज्ञान भी प्राप्त किया। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।